कल बाई-सेवर्ट का नियम हो गया, ठीक है ना। और अगर वो याद नहीं है तो देखो, कल आपको बताया था बायो-सेवर्ट्स लॉ, इसी को आगे बढ़ा रहा हूँ, बाई-सेवर्ट के नियम को ही, ठीक है ना। तो बाई-सेवर्ट का नियम क्या था कि बाई-सेवर्ट का नियम बोलता था कि अगर कोई धारावाही चालक है तो उसकी किसी लघु अवयव द्वारा किसी बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता F बराबर क्या होता है, क्या बताया था कल, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता F कैसे होगा, क्या होगा, डेल्टा बी बराबर होता था μ0/4πI डेल्टा L साइन थीटा बटे R स्क्वायर, ये कल बताया था भाई मैंने आपको, ठीक है ना। जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न होती थी किसी भी धारा अवयव द्वारा या किसी भी लघु अवयव द्वारा धारावाही चालक के, वो चालक में बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होता था। लघु अवयव की लंबाई डेल्टा एल के भी क्या होता था, अनुक्रमानुपाती होता था। लघु अवयव की लंबाई और बिंदु P जिस पर हम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकाल रहे हैं उनको मिलाने वाली रेखा के बीच बने कोण के अनुक्रमानुपाती होता था। और साथ ही लघु अवयव की बिंदु P से दूरी के क्या होता था भाई, व्युत्क्रमानुपाती, ठीक है। और इन सबको हम मिलाते हैं तो μ0/4π, ये कांस्टेंट है। μ0 को आपको बताया था कि चुंबकीय क्या होता है, मैग्नेटिक परमेबिलिटी, यानी कि क्या बोलते हैं, वाह्य निर्वात की चुंबकशीलता, ठीक है। इतना मैं बता चुका था कल। अब जब चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, सपोज के लिए धारावाही चालक है, ऐसे कुछ बताया था, ये कोई धारावाही चालक है और ये इसका लघु अवयव है डेल्टा एल लंबाई का, और यहाँ पे बिंदु P है भाई, बिंदु स्मॉल r दूरी पर, इनके बीच का कोण क्या है, थीटा है। इसमें I एम्पियर की क्या बह रही है, धारा बह रही है, ऐसे ही बताया था फिगर। अब जब यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न होगी B, इस लघु अवयव द्वारा, सिर्फ इस लघु अवयव द्वारा यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न हुई कितनी, डेल्टा B। यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न हुई भाई क्या। अब जब डेल्टा B उत्पन्न होगी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, आप जानते हैं चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ये एक सदिश राशि है, ये क्या है, और इसकी एक दिशा होगी, अगर ये सदिश राशि है तो इसकी क्या होगी, डायरेक्शन भी होगी निश्चित रूप से। तो ये डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, ये चुंबकीय क्षेत्र जो है किस डायरेक्शन में होगा, फोर्स की बात नहीं, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कौन सी होगी, ये निकालने के लिए हमारे पास फिर से दो नियम है, ठीक है ना। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, बाई-सेवर्ट के नियम ने जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता दी, तो चुंबकीय, अब हम क्या करेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करना। अब हम करेंगे कि ये चुंबकीय क्षेत्र किस दिशा में लगेगा, ठीक है ना। और इसके लिए भी दो नियम है। पहला है दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 1, ध्यान रहे। नियम नंबर 2 आप पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। तो नंबर फर्स्ट है दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 1, नियम नंबर 1, नियम नंबर, और ये बहुत ही आसान है भाई, ठीक है ना। फिर से एक हथेली बनानी है आपको, ये आपके पंजे हो गए, ठीक है ना, ये आपका अंगूठा हो गया, इसको 9 लंबवत रखना है, इसको क्या रखना है, ये आपका हाथ हो गया, ठीक है ना। तो ये नियम क्या बोलता है कि अगर हम अपने दाएं हाथ के पंजे को इस प्रकार से फैलाएं, ध्यान दो, दाएं हाथ के पंजे को इस प्रकार से फैलाएं, ये मेरा दाएं हाथ का पंजा है, आप ऐसे देखो, ठीक है ना। ये जो अंगूठा है ये धारा की दिशा में होगा, अंगूठा किसकी दिशा में हो, यानी कि धारावाही चालक की दिशा में, अवयव की दिशा में, देखो अंगूठा इसकी दिशा में अवयव। और मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, हम धारावाही अवयव क्यों लेते हैं, क्योंकि अवयव का मतलब होता है छोटा हिस्सा, और तार अगर वक्राकार भी है तो जो छोटा सा हिस्सा होगा उसका, किसी हर वक्र का जो सबसे लघु अवयव होता है वो हमेशा क्या माना जाता है, स्ट्रेट लाइन माना जाता है, ठीक है ना। तो देखो, अगर हम इस पंजे को मैं ऐसे फैलाऊं,
अगर इसमें धारा बह रही है, इसमें क्या बह रही है, और जो बिंदु P है भाई जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी, उस वो जो है अंगूठों की दिशा में है, ठीक है ना। तो जो बल लगेगा, जो सॉरी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, वो इस हथेली से धक्का मारने की दिशा में होगा, ऊपर की ओर ऐसे उठाएंगे देखो। तो अगर ये है, ये धारा की दिशा है, चुंबकीय क्षेत्र धारा अवयव की दिशा है, ये बिंदु P की दिशा है। तो अगर मैं हथेली से ऊपर की ओर धक्का दूंगा तो छत की ओर क्या होगा, इस समय चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। तो अगर ये धारा की दिशा है, ये किसी दिशा में है, धारा I की दिशा में, और ये बिंदु P को इंगित कर रहा है, कौन सा बिंदु, जिस पर हम चुंबकीय क्षेत्र निकाल रहे हैं। तो हथेली को धक्का देने की दिशा में इन दोनों के लंबवत डेल्टा B की दिशा इधर को होगी। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा धारा के हथेली के लंबवत धक्का देने की दिशा में हो, ऊपर की ओर, ठीक है। अगर सब अब आपके लिए क्या है कि आपने जो चित्र बनाया हुआ आपके कागज के तल में बनाया ना, ठीक है। तो कागज के तल में आपने इधर को P है, इधर को क्या है, P है, और इधर को क्या है, डेल्टा L। तो जो चुंबकीय क्षेत्र होगा भाई वो इसके लंबवत होगा। आपके लिए क्या होगा, कागज के तल के लंबवत ऊपर की ओर। मेरे लिए क्या होगा इस समय, कागज के तल के लंबवत, देखो ये P इधर है, अगर यहाँ पे Q P डैश यहाँ होता तो तल के लंबवत ऊपर की ओर होता, लेकिन चूंकि ये इधर को है तो तल के लंबवत इस समय क्या होगा, अंदर की ओर होगा। बात समझ में आई। तो ये दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 1, अगर आप नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हो। और ये हथेली का नियम नंबर 1 बोलता है कि यदि हम दाएं हाथ की हथेली को इस प्रकार से फैलाएं, यदि हम दाएं हाथ की हथेली को इस प्रकार से फैलाएं, दाएं हाथ की हथेली को इस प्रकार से फैलाएं कि अंगूठा धारावाही चालक में बहने वाली धारा की दिशा में या धारा अवयव में बहने वाली धारा की दिशा में हो। अंगूठा धारावाही चालक में बहने वाली या धारा अवयव में बहने वाली धारा की दिशा में हो, तथा उंगलियां, ये मध्यम में भी बोल सकते हैं आप इसको, ठीक है। तथा उंगलियां बिंदु P की ओर हो, तथा उंगलियां बिंदु P की ओर हो। तो तो चुंबकीय क्षेत्र, तो चुंबकीय क्षेत्र हथेली के लंबवत धक्का देने की दिशा में होगा। ये तो हुई किसकी बात, दाएं हाथ की हथेली के नियम नंबर 1 की बात। दूसरा हम इसको दूसरा नियम जो इसको इसकी दिशा बताएगा वो बताएगा हमें मैक्सवेल के पेंच के नियम से। मैक्सवेल का पेंच का नियम, मैक्सवेल का पेंच का नियम, और पेंच का नियम नहीं, मैक्सवेल का दक्षिणावर्ती पेंच का नियम। दक्षिणावर्ती का मतलब होता है क्लॉकवाइज, दक्षिणावर्ती का मतलब क्या हुआ, घड़ी की दिशा में, ठीक है। तो पेंच, अब आप थोड़ा सा पेंच पे ध्यान दो। आपने पेंच का यूज किया कभी, कोई पेंच को कसने के लिए पेंच का यूज किया, यह है ना। अगर सपोज के लिए मैं ये पेंच है, ये सपोज के लिए क्या करो, ये पेन, ये पेंच कस है मेरे हाथ में, ठीक है। और मैं इससे अगर पेंच कस को यूं घुमाऊं, दाईं ओर ऐसे करके यूं घुमाऊं, ठीक है, क्या होगा, पेंच ऊपर को जाएगा या नीचे को, नीचे। अच्छा, अगर ऐसे घुमाएंगे तो नीचे आएगा, ये ऐसे घुमाएंगे तो कसा जाएगा ना, कसा जाएगा। तो मैं ऐसे तो घुमा रहा हूँ, तो इस समय ऊपर की ओर बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, पेंच की नोक किधर को बढ़ेगी, ऊपर की ओर बढ़ेगी। तो दक्षिणावर्ती अगर हम पेंचकस को घुमाएं तो पेंच की नोक क्या होगी भाई, मूव करेगी, ठीक है। अब सपोज के लिए ये पेंच है, और इसके हमारे हाथ में पेंचकस है,
ये हमारे हाथ में क्या है, स्क्रू ड्राइवर। ठीक है ना, और मैं इसको घुमा रहा हूँ भाई, मैं इसको क्या कर रहा हूँ, इसमें ये पेंच होंगे, पेंच ऐसे ही होगा, जैसे भी होगा, चित्र से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है ना, और अगर मैं इसको अपने दाएं हाथ से पकड़ के घुमाऊं अंगूठे से, जैसे भी हाथ बनाए, ठीक है ना, अंगूठे से पकड़ के इसको घुमाऊं तो ये किधर को मूव करेगा, अंगूठा हमारा ऐसे मूव करेगा। देखो यहाँ पी डैश बिंदु था और यहाँ पे क्या था, पी बिंदु था इधर को। इस वाले चित्र में देखो पी डैश पॉइंट हम यहाँ लेते हैं, ठीक है, तो अंगूठा ऐसे घूमेगा, अंगूठा, ठीक है ना, और पेंच ऊपर की ओर जाएगा भाई, पेंच किधर को जाएगा, पेंच ऊपर की ओर मूव करेगा ना, जैसे जैसे हम पेंच को कसेंगे पेंच ऊपर की ओर मूव करेगा। ठीक है, तो अगर ये पेंच जो है धारा की दिशा में जाए, पेंच मूव किस दिशा में करे, अगर हम किसी पेंच को पेंच कस से इस प्रकार से कसें कि जो पेंच कस का जो नोक, जो पेंच की जो नोक है भाई, स्क्रू की जो नोक है वो धारा की दिशा में आगे बढ़े, तो अंगूठे की गति, जो अंगूठे की गति क्या होगी, अंगूठे की गति ये चुंबकीय बल रेखाओं को दिखाएगी, चुंबकीय ये मैक्सवेल का दक्षिणावर्ती पेंच का नियम है भाई। कथन इसका सिर्फ सिंपल सा कथन है कि अगर हम अपने दाएं हाथ से, ध्यान से सुनो, चाहो तो नोट करना चाहो तो नोट कर लो, अगर हम किसी दाएं हाथ, अगर हम अपने दाएं हाथ से पेंच कस को पकड़ें, ठीक है ना, और पेंच को घुमाएं भाई, पेंच को क्या करें, और पेंच की नोक धारा की दिशा में ऊपर की ओर बढ़े या दाईं ओर बढ़े बाईं ओर बढ़े, जहां भी बढ़े, ठीक है, तो जो हमारे अंगूठे की गति होगी, पेंच की नोक अगर धारा की दिशा में आगे बढ़े, इस समय ऊपर की ओर बढ़ रही है ना, ठीक है, तो जो अंगूठे की गति होगी वो दक्षिणावर्त होगी ऐसे, ठीक है, और जो अंगूठे की गति होगी वो चुंबकीय बल रेखाओं को प्रदर्शित करेगी। और आप जानते हैं कि चुंबकीय बल रेखाएं किसको प्रदर्शित करती हैं, चुंबकीय बल रेखाओं के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाती। तो असल में देखो, यहाँ ध्यान से, अगर मैं पेंच को घुमा रहा हूँ तो मेरे जो उंगली है वो नीचे की ओर, इसके अंदर की ओर मूव कर रही, नहीं कर, देखो उंगलियों की गति कैसी होगी, अंगूठे की गति, तो इस समय जो पी पर जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी इस बोर्ड के अभिलंबवत अंदर की ओर होगी, आपके लिए कागज की लंबवत क्या होगी, नीचे की ओर होगी। अब यहाँ पे देखो पी डैश पे, देखो पी डैश पे जो अंगूठा आएगा वो ऊपर की ओर आ रहा है, तो पी डैश पे जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होगी वो इस बोल्ट के लंबवत बाहर की ओर होगी, यानी कि आपके कागज के तल के लंबवत ऊपर की ओर, और पी पर क्या होगी, कागज के तल के लंबवत नीचे। तो ये मैक्सवेल के दक्षिणावर्ती पेंच का नियम है भाई, नोट कर लिया, ये नोट करवाना होगी, बात समझ में आ गई, आसान सा नियम है। तो दो नियम हो गए भाई। अब इसमें एक और इम्पोर्टेंट आर्टिकल आती है और वो आती है भाई कूलाम के नियम और बायो सेवर्ट के नियम की तुलना करना, ठीक है ना, सुन रखा आप लोगों ने, बायो सेवर्ट का नियम और कूलाम के नियम की हम तुलना करते हैं। मैं इसको मिटा दूं, ये यहीं पर है, तो आगे बढ़ते हैं इसी। नेक्स्ट आर्टिकल है बायो सेवर्ट के नियम की, बायो सेवर्ट के नियम की कूलॉम के नियम से तुलना। बायो सेवर्ट का नियम जो है चुंबकीय
क्षेत्र के लिए लगभग वही काम करता है जो कूलाम का नियम जो है वैद्युत क्षेत्र के लिए करता है। ठीक है ना। अब आप लोग जानते हैं कि देखो, अगर कोई स्थिर आवेश है, ये ध्यान रखना कि कोई स्थिर आवेश है तो स्थिर आवेश जो है वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। स्थिर आवेश क्या करता है? वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। और सपोज के लिए कोई बिंदु आवेश Q है या कोई सूक्ष्म आवेश है dq, कोई सूक्ष्म आवेश क्या है? dq है। और dq से स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P है। dq से स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु क्या है? तो बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी और इसकी दिशा कितनी? अगर ये प्लस आवेश है, आप जानते हैं ये प्लस आवेश है, तो जो वैद्युत क्षेत्र सपोज के लिए यहाँ पे DE है, ठीक है। तो DE बराबर कितना हो जाएगा? DE बराबर, E बराबर क्या होता है? 1/4πε0 Q/r²। किसी भी बिंदु आवेश Q द्वारा स्मॉल r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 1/4πε0, ये हो जाएगा dQ/r²। देखो, हमने सूक्ष्म आवेश लिया है इसलिए हमने इसको मैं बना सकता हूँ समीकरण नंबर फर्स्ट। स्थिर आवेश याद रहे, फिर से बोल रहा हूँ, स्थिर आवेश चुंबक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है और ये कूलाम का नियम है। ये किसका नियम है? कूलाम के। ये हमें कहां से मिला? ये हमें कहां से मिला? कूलाम के नियम से मिला, ठीक है ना। असल में कूलाम का नियम दो बिंदुओं के बीच लगने वाले वैद्युत बल को के लिए है मूल रूप से, ठीक है ना। तो वैद्युत बल F बराबर क्या होता है भाई? आप जानते हैं F बराबर दो बिंदु आवेशों के बीच वैद्युत बल F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2/r² होता है ना। और जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की अगर आप परिभाषा करो, वैद्युत आवेशों के वितरण से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न होती है, ठीक है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है 1/F/Q। F/E बराबर क्या होता है? F/Q0 होता है F/। अब Q1 की जगह हम Q रखें, Q2 की जगह Q0 रखें, तो F/Q0 से Q0 कट जाएगा, कितना बचेगा? F/Q बचेगा, Q/r² ही बचेगा, ये भी Q/r² बचा नहीं बचा। तो वैद्युत आवेश का वितरण से क्या उत्पन्न होता है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न होती है। ये बात तो हुई कूलाम के नियम की। अब आगे बढ़ते हैं, जो और धारा से वैद्युत धारा, अब वैद्युत धारा क्या होती है? वैद्युत धारा अपने आप में गतिमान वैद्युत आवेश, गतिमान, ये ध्यान देने वाली बात है कि अगर वैद्युत आवेश स्थिर है तो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, लेकिन अगर वैद्युत आवेश जो है गतिमान है, यानी कि वैद्युत धारा है, तो गतिमान वैद्युत आवेश या वैद्युत धारा ये उत्पन्न करती है किसको? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। वैद्युत धारा चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करती है, जबकि वैद्युत आवेश क्या उत्पन्न करता है? स्थिर आवेश जो है चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। गतिमान आवेश क्या उत्पन्न करता है? गतिमान आवेश यानी कि वैद्युत धारा, ये चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। और बायो-सैवर्ट का नियम बोलता है कि अगर धारा अवयव, अगर जो है किसी धारा अवयव, किसी धारा अवयव बोलते हैं भाई I डेल्टा L को, या IDL लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? किसी धारा अवयव IDL द्वारा स्मॉल r दूरी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, उत्पन्न चुंबकीय dB बराबर क्या होता है भाई? अभी बताओ। dB बराबर μ0/4π
4 पाई आई डी एल साइन थीटा बटे आर स्क्वायर। इसको मैं बना रहा हूँ समीकरण नंबर 2। और ये समीकरण हमें मिली कहाँ से? ये मिली हमें बायो सेवर्ट के नियम से। ये किसको मिली? बायो सेवर्ट की। अब देखो भाई, दोनों के बट्टे में आर स्क्वायर है, दोनों के बट्टे में क्या है? आर स्क्वायर है। और दोनों के दोनों ही देखो, ये आवेश के अनुक्रमानुपाती है, ये धारावाही अवयव के अनुक्रमानुपाती। इसमें सिर्फ एक साइन थीटा अलग से आता है इस वाले में। इसलिए जो कोण पे, ये कोण पे निर्भर नहीं करता है, ध्यान दें, ये कोण पे सीधे, अगर आपने बिंदु पी को यहाँ रखा है सीधे बाहर की ओर हो जाएगा, इधर रखोगे सीधे बाहर की ओर हो जाएगा। ठीक है, उसी दिशा में जिस दिशा में बल लग रहा है। ठीक है ना? ये बिंदु पी को आवेश से मिलाने वाली रेखा के अनुदिश से क्या लगेगा? वैद्युत क्षेत्र लगेगा। इस वाले में केस में थोड़ा सा अलग होता है। तो यहाँ पे इसीलिए जो है, क्योंकि ये दोनों के नियम, दोनों नियम जो हैं, दोनों नियम से जब मेरा मतलब, दोनों नियम से मतलब है मेरा कूलॉम का नियम और बायो सेवर्ट का नियम। दोनों नियम दूरी के व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करते हैं। ये ध्यान, दोनों नियम दूरी के व्युत्क्रम वर्ग, देखो दूरी के व्युत्क्रम यहाँ भी है और उसका स्क्वायर, व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करते हैं। बायो सेवर्ट का नियम भी और कूलॉम का नियम भी दूरी के व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करते हैं, यानी कि दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। ठीक है, और इसीलिए बायो सेवर्ट के नियम को बोला जाता है मैग्नेटिक इक्विवेलेंट। ये मिटा दो मैं इधर से। इसीलिए जो बायो सेवर्ट का नियम है, बायो सेवर्ट का नियम, ये जो है चुंबकीय समतुल्य कहलाता है भाई, चुंबकीय समतुल्य, यानी कि मैग्नेटिक इक्विवेलेंट। मैग्नेटिक इक्विवेलेंट किसका? बायो सेवर्ट का जो नियम है वो चुंबकीय समतुल्य कहा जाता है कूलॉम के नियम का। ये कहते हैं कि बायो सेवर्ट, ये कहा जाता है कि बायो सेवर्ट का नियम वही काम करता है जो कि चुंबकीय क्षेत्र के लिए कौन नियम काम करता है? कूलॉम का नियम काम करता है। और इसीलिए बायो सेवर्ट के नियम को मैग्नेटिक इक्विवेलेंट ऑफ कूलॉम्स लॉ बोला जाता है, यानी कि चुंबकीय समतुल्य है किसका? कूलॉम के नियम। अब इसकी समानता तो मैंने आपको बता चुका हूँ कि दोनों के दोनों जो है किसके नियम का पालन करते हैं? दूरी के व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करते हैं। इसके अलावा इनमें कुछ जो है अंतर भी है भाई। बायो सेवर्ट नियम और कूलॉम के नियम, बायो सेवर्ट के नियम और कूलॉम के नियम के बीच अंतर। और अंतर, पहला अंतर तो ये है कि सबसे पहली बात कि जो कूलॉम का नियम है, ठीक है ना, कूलॉम का नियम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को दिखा रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो जो वो किसके कारण उत्पन्न हो रहा है? आवेश के कारण। ठीक है, आवेश एक अदिश राशि है, dq क्या है? एक अदिश राशि। आवेश, बिंदु आवेश एक अदिश राशि है। ठीक है, और जो बायो सेवर्ट का नियम है भाई, बायो सेवर्ट के नियम में कूलॉम जो आवेश है उसका समतुल्य इक्विवेलेंट है क्या? वैद्युत धारा नहीं है, बल्कि धारावाही अवयव है। धारावाही लघु अवयव, लघु, ये धारा अवयव, इसको हम धारावाही लघु अवयव आईडीएल, आई यानी इसको धारा अवयव भी बोलते हैं। धारा आईडीएल जो है एक सदिश राशि है।
आइडियल की, और जो आइडियल का जो दिशा होती है, आइडियल की दिशा, वो जो धारा अवयव है इसमें बहने वाली धारा की दिशा में होती है भाई। आइडियल की जो दिशा होगी धारा आई की दिशा, आइडियल की दिशा कौन सी होगी, धारा अवयव की दिशा धारा की दिशा होगी। ठीक है। उसके बाद क्या है कि दोनों के दोनों देखो, धारा अवयव को मिलाने वाली रेखा स्मॉल आर उस पर भी निर्भर करती है, और साथ ही जो है ये सिर्फ जो कूलाम का नियम है भाई, वो सिर्फ इस दूरी पे निर्भर करती है कि क्यू डी क्यू से और पी की दूरी कितनी है। ठीक है। कूलाम का नियम सिर्फ आर पे डिपेंड है, E only E is proportional to 1 upon r square। ठीक है। और डेल्टा बी इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर। लेकिन ये तो असमानता हो गई, लेकिन डेल्टा बी इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। डेल्टा बी किसके अनुक्रमानुपाती होता है, यानी कि धारा अवयव को, ये धारा अवयव है डेल्टा एल और ये बिंदु पी है, इनके बीच का कोण है, इस पर भी निर्भर करती है। ये तो सिर्फ व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करते हैं दोनों के दोनों साथ साथ, ये तो समानता है। लेकिन जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है भाई, वो जो है धारा अवयव और धारा अवयव को बिंदु P से मिलाने वाली रेखा के बीच बने कोण की ज्या के भी क्या होती है, अनुक्रमानुपाती होती है। ठीक है। तीसरी और दूसरी बात जो इसमें असमानता होगी कि जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी वो हमेशा DE की दिशा, DE की दिशा, DE की दिशा क्या होगी, ये DQ को P से मिलाने वाली रेखा के, P से मिलाने वाली रेखा के अनुदिश हो गया है, रेखा के। अब देखो बिंदु P इधर है तो दिशा इधर, अगर ये धनावेश है, अगर ये ऋणावेश होता तो इधर की ओर होता, अगर ये बिंदु P इधर होता तो दिशा इधर को होता, बिंदु P यहाँ होता तो ये दिशा, यानी कि इस रेखा के अनुदिश है। जबकि जो DB की दिशा, DB की जो दिशा है वो आइडियल की दिशा, आइडियल की दिशा यानी कि धारा अवयव की दिशा या धारा की दिशा, आइडियल की दिशा, आइडियल की दिशा तथा DL को बिंदु P से मिलाने वाली रेखा, P से मिलाने वाली रेखा दोनों के लंबवत होती है, दोनों के, ये अंतर है भाई। देखो ये जो है इस रेखा के अनुदिश नहीं होगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा डेल्टा बी होगा, वो इसके भी लंबवत होगा और इसके भी क्या होगा, लंबवत होगा। या तो इस बोर्ड से लंबवत बाहर की ओर होगा या बोर्ड के लंबवत क्या होगा, भीतर की ओर होगा। लेकिन ऐसा नहीं कि इस दिशा में नहीं होगा, ठीक है ना, या इस दिशा में, बल्कि इन दोनों के लंबवत होगा। देखो इस दिशा में। आई बात समझ कि नहीं आई, आ गई। तो ये कूलाम के नियम और बायो सेवर्ट के नियम के बीच के अंतर मैं आपको बता चुका हूँ। कूलाम का नियम और बायो सेवर्ट के नियम के बीच की समानता मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है ना। और कूलाम के नियम को चुंबकीय समतुल्य क्यों कहा जाता है, बायो सेवर्ट के नियम को चुंबकीय समतुल्य क्यों कहा जाता है, इसके नियम का, कूलाम के नियम का, ये मैं आपको बता चुका हूँ। साथ में मैं आपको आज बता चुका हूँ मैक्सवेल के दक्षिणावर्ती पेंच का नियम और दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 1। ठीक है, नोट करो, अगर चेक करो और कुछ पूछना तो बोलो।
हो गया? कुछ पूछना है? बिल्कुल नहीं। समाप्त कर दो इसको, आज के लिए बहुत है।